हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जिस तरीके से आप टैली को किस तरीके से क्या कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि टैली कहाँ से आया है, उसके फाउंडर कौन है, टैली कभी आया हुआ था। ये पार्ट 1 में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको क्या करूँगा, इस वीडियो के थ्रू क्या करूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर कि हमने लास्ट टाइम देखे थे कुछ ऐसे टर्म्स, जो टर्म्स आपको क्या करना है, इसके लिए किसके लिए, आपको टैली के लिए टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो टर्म्स क्या होता है एक्चुअली, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई गुड्स खरीदेंगे, ठीक है, गुड्स जब भी आप कोई परचेस करेंगे तो उसके एक्सचेंज में आपको यहाँ पर क्या पे करना पड़ेगा, कैश। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। दूसरा चीज ये होता है कि जब भी आप, एक टर्म और बताता हूँ आपको, सबसे पहले क्या करना है, ट्रांजेक्शन का मीनिंग जानना। ठीक है, ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई गुड्स खरीदने जाते हो तो इसके अंदर ट्रांजेक्शन का मीनिंग ये होता है कि लेन देन, मतलब आप किसी से क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। मतलब कि समझो आप क्या कर रहे हो, एक फर्नीचर आपने क्या किया, एक चेयर फर्नीचर आपने परचेस किया। ठीक है, तो ये जो भी आपने परचेस किया उसके एक्सचेंज में आपने क्या दिया, कैश दिया। तो यहाँ पर आप हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका सप्लायर है। ओके, तो यहाँ पर जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पर ये दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, उसके अंदर होता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि ये दो विदिन टू पर्सन, मतलब दो पर्सन को लेकर ही ये ट्रांजेक्शन हो सकता है। जब दो लोग इन्वॉल्व होते हैं तभी क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं, या हिंदी में आप बोल सकते हो लेन देन। थर्ड टर्म जो आपका आता है उसको बोलते हैं यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसका मतलब ये कि बेसिकली बोलूँ तो आपको उधारी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, एक कोई तो गुड्स खरीदा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कंप्यूटर आपने खरीदा। अब आपको ये जो सप्लायर है, ये जब आपको गुड्स दे रहा है, ठीक है, तो ये आपको उसके साथ साथ एक टाइम भी दे रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर क्या करना, कंप्यूटर का जो भी पेमेंट होगा आप उसको क्या करना, आफ्टर 15 डेज के बाद आप क्या कर लेना, इसको पे करना। तो ये जो टाइम होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट डेज। ठीक है, ये आपको उधारी चुकाने के लिए जो टाइम मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब उसके आगे जो टर्म्स होते हैं, लाइक अ फोर्थ टर्म, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जैसे टैली के अंदर एक्सपेंसेस का मतलब क्या, तो मैंने बोला यहाँ पर क्या, खर्च होता है। क्या होता है, खर्च, या आप बोल सकते हो खर्चा। ठीक है, अब यहाँ पर खर्चे जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके सिर्फ कितने हैं, दो टाइप है। पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग को बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि, हाँ, अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एग्जांपल के लिए मैंने बोला आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके टाइप्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको और भी बहुत सारे डीप के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। बट फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ क्या टर्म पढ़ रहे हैं, एक्सपेंस टर्म, जिसका मीनिंग ये है कि सिर्फ खर्चा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपने क्या किया, अपने ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आप पे करते हैं तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा एक्सपेंस। ठीक है, और नाउ फिफ्थ टर्म आपकी आती है लायबिलिटी। क्या होगा, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। बेसिकली कर्ज का मतलब आपको अगर मैं डीप में बता दूं, जैसे कि आप समझो कि आपने, एक एग्जांपल के लिए आपके पास एक 100 रुपीज है। ठीक है, एक 100 रुपीज आपके पास है, यू हैव 100 रुपीज ओनली एंड यू वांटेड टू इंक्रीज 1000 रुपीज। ओके, तो आपके पास जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 900, और ये जो 900 रुपीज है
ये आप कहाँ से बाय लेते हो, ये बोरो कहाँ से करते हैं हम लोग, ये हम लोग मार्केट से करते हैं। कहाँ से? मार्केट से। तो ये जो आप बाहर मार्केट से लेते हो, तो इसका मतलब ये कि आपके ऊपर कितने का लाइबिलिटी है, 900 रुपीज का लाइबिलिटी है, जो आपको क्या करना है, पे करना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। और इसके भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, जो करंट आता है और एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो हम लोग इसको भी बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके आगे मैं आपको और भी बहुत सारे टर्म्स बता रहा हूँ, तो उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ऐसे जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स को समझने से ये होता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसके लिए आपको टर्म्स के ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आपको 6th टर्म बताता हूँ, क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, ओके। अब इसके अंदर जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपने क्या किया, एक बिल्डिंग के अंदर एक बिल्डिंग खरीदा, ठीक है। इस बिल्डिंग की प्राइस 5 CR है, ओके, फॉर एग्जांपल 5 CR है। अब जब आफ्टर ईयर, अब जब भी इसमें कुछ आप काम करवाते हो या फिर कोई एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वैल्यू, जब असेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जब वैल्यू असेट की क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ओके। नाउ 7th टर्म इज दैट कि अभी आपको क्या होगा कि समझो डेप्रिसिएशन आ गया, अभी आप बात आती है किसकी, एप्रिसिएशन की, ठीक है। तो एप्रिसिएशन मतलब क्या, तो एप्रिसिएशन मीन्स व्हाट, कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। जब भी कभी भी क्या होगा, आपके एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन, ओके। नाउ 8th टर्म इज व्हाट, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि हम लोग, आपने सुना होगा कि स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो स्टॉक मीन्स व्हाट, कि आपके पास जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कि आप समझो ईयर एंडिंग के पास, आपके पास ईयर एंडिंग के पास एक, आप समझिए कि एक बिजनेस आप करते हैं, जो आप कंप्यूटर सेलअप का काम करते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर सेल करते हैं कस्टमर्स को। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया, स्टॉक। तो इसका मतलब कि जब भी आपके पास ईयर एंडिंग में जितने भी पेंडिंग जो आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हुए हैं, उस बचे हुए स्टॉक, उस बचे हुए प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका 9th टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि देखो, अब जो गुड्स आपके, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है कि जो गुड्स हैं आपके पास, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। और दूसरी चीज ये कि ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, आपके पास जो भी स्टॉक होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। एंड द 10th टर्म इज व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि एट द टाइम ऑफ ईयर एंडिंग के टाइम पे जो भी अनसोल्ड क्या होगा, अनसोल्ड प्रोडक्ट आपके पास बचे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओके। इतना समझ में आने के बाद मैं आपको और भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रब आउट कर लेते हैं अभी। तो अभी आपके पास और भी मैं इस तरीके के टर्म्स बता रहा हूं, तो आपको वो चीजें समझनी है। समझिए कि आप जब भी कभी भी किसी तरीके का कोई आपके ऊपर असेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके पास क्या है, असेट है। तो अब मैं इसको डीप में आपको समझाता हूँ कि असेट का मतलब क्या होता है और असेट क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पर, और इससे भी इम्पोर्टेंट मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा कि पर्सनल जो होता है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के बारे में आपको जब मैंने बताया था, तो एक रूल आपको बताया गया था। क्या रूल बताया गया था आपको? रूल बताया गया था, डेबिट द रिसीवर, ओके, एंड क्रेडिट द गिवन। तो ये जो रूल आपको मैंने बताया था, इस रूल के थ्रू आपको क्या देखना है
कि अब पर्सनल जो अकाउंट होता है वो कैसे होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर भी यहाँ पर आपको जैसे फॉर एग्जांपल एक नेम के अकॉर्डिंग होता है, ओके। तो आपने देखा यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के रूल्स को मैंने क्या डिफाइन किया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसके जो 3 टाइप्स होते हैं, मैं उस टाइप्स की बात अगर करूं तो यहाँ पर टाइप्स में क्या होगा, सबसे पहला आपका आता है क्या, नेचुरल, क्या होगा, नेचुरल। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल। और जो तीसरा टर्म होता है वो होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव, क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव। अब इस तीनों का जो मीनिंग है, जैसे इसमें किस टाइप के अकाउंट्स आएंगे, नेचुरल मींस व्हाट, कि जब भी कोई नाम होगा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर अमन अकाउंट, ओके, उसके बाद बोला सोमनाथ अकाउंट, ओके, इस तरीके से जो भी होगा इस नाम के थ्रू जो स्टार्ट होगा उसे हम लोग नेचुरली बोलते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है बेसिकली। और आर्टिफिशियल इट मीन्स कि जितने भी बैंक हैं आपके, जो आपके बनाए गए हैं, ठीक है, जिस तरीके, लाइक एग्जांपल कोई फर्म, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर कि सभी बैंक, जो भी ऑल बैंक, हाँ ऑल बैंक लिख रहा हूँ, ऑल बैंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम मैंने बोला ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ओके, अकाउंट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अकाउंट। अब यहाँ पर जो ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अकाउंट है ये पहले से नेचर में एग्जिस्ट नहीं था, बट इसको मैंने क्या किया, फॉर्म किया हुआ। उसके बाद आता है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर कि आपने क्या किया, यहाँ पर सैलरी के लिए दिखाया हुआ, क्या दिखाया है, सैलरी के लिए, ठीक है, सैलरी अकाउंट हो गया आपका, है ना, जो भी एक्सपेंसेस अकाउंट हो गए। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं ये तीनों के क्या है, पर्सनल अकाउंट के टाइप्स होते हैं। अब उसके बाद अगर मैं इसके आगे बताऊं अगर आपको, तो यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो अभी हम लोग टर्म्स की तरफ जा रहे थे, तो हम लोग ने 11th टर्म की बात की। तो 11th टर्म जो है आपका, वो जो टर्म है उस टर्म के अंदर हम लोगों को क्या और मतलब आपको और क्या टर्म्स जानने चाहिए, इसी वीडियो में हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अंदर क्या कर सके कि टैली का जो इंटरफेस है, जो जिस तरीके से मतलब बनाया जाता है कि टैली को कंपनी किस तरीके से फॉर्म होती है, कंपनी के अंदर डिटेल कैसे फिलअप करते हैं, तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आपको इस चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो हम लोग अपने टर्म्स की तरफ से आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले टर्म्स की अगर मैं बात करूँ 11th टर्म की, जिसको बोला जाता है लेजर, ठीक है। और लेजर का मतलब क्या होता है कि टैली प्राइम के अंदर या टैली के अंदर, जस्ट सिंपल कि टैली के अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। जो भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो, इंडिविजुअली जो मैनेज करते हो आप, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने का जो काम होता है। फॉर एग्जांपल आपने बोला यहाँ पर कि मेरा एक अकाउंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेजर बोलते हैं। और इसके अंदर जो आता है वो क्या आता है, मतलब कि ग्रुप जो होता है इसका होता है कैश इन हैंड, क्या होगा, कैश इन हैंड। तो ये जो ग्रुप है, ये जो आपका इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जो लेजर पास आउट करने के लिए आप यूज करते हैं, या जो ट्रांजैक्शन पास आउट करने के लिए जो आप टर्म यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैली में लेजर बोलते हैं। अगर सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं मैं, तो उसे ही क्या बोला जाता है, अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है किसकी, रेवेन्यू की, ठीक है। रेवेन्यू हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका इनकम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और भी टर्म्स बताता हूँ, ठीक है। तो रेवेन्यू मीन्स व्हाट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे या सेल करते हैं, और जब भी इसमें से जो भी इनकम आएगा, उस इनकम को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल अगर सॉर्ट आउट कर रहे हो कि आप सेल करने के बाद, फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पर 100 रुपए की प्रोडक्ट को क्या किया, सेल किया, ठीक है।
अब इसमें से जो भी आपको इस प्रोडक्ट को बनाने का चार्ज लगा होगा, शिपिंग चार्ज लगा होगा, ड्रॉपिंग चार्ज लगा होगा या कैरी चार्ज लगा होगा, तो जो भी चार्जेस लगे होंगे वो सारे चार्जेस को क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जो आप सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब कि माइनस कर लेते हैं, लेट इट बी कि मैंने बोला यहाँ पर 20 रुपीज़ मेरा क्या है, सब एक्सपेंसेस मेरे मिलाकर, वेजेस वगैरह सारी चीज़ें मैंने माइनस करके, अब जो भी आपको अमाउंट आएगा वो क्या होगा, आपका 80 रुपीज़ का ये रेवेन्यू जनरेट होगा। और इसे रेवेन्यू का मतलब होता है ईयरली क्या किया जाएगा, आपको ये लिखा ईयरली मेंशन किया जाता है और काउंट भी किया जाता है। दूसरा इनकम होता है, इनकम बेसिकली मतलब क्या होगा, आपका प्रॉफिट, गेन भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। इनकम मतलब गेन, ठीक है। लॉस का मतलब होता है बेसिकली मैंने बोला नुकसान, ठीक है। तो नुकसान हो रहा है अगर आपको, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, नुकसान मतलब लॉस। अभी मैं यहाँ पर आपको जो टर्म्स अभी मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जितने भी टर्म्स बताए, आपको इतने एटलीस्ट इतने तो टर्म्स पता होने जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला आता है कि असेट, लोगों को असेट पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। दूसरा ये होता है कि आपके एक्सपेंस, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका, वो क्या होता है, लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी। इन तीनों टर्म्स को मैं आपको एकदम डीप में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं किसकी, असेट की, किसकी बात करेंगे, असेट। आपके अकॉर्डिंग असेट्स क्या होता है, ठीक है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल, अगर असेट का मैं एग्जांपल बताता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए। मैंने बोला यहाँ पर क्या, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कैश एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सब क्या है, आपके असेट्स हैं। क्या इसके अंदर गुडविल भी आएगा क्या, ठीक है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, क्या ये सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं? तो इसी क्वेश्चन का डाउट मैं आपको क्लियर करके देता हूं। तो असेट का मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी फिजिकली आपके पास जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं या फिर जिस चीज़ों को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 2 टाइप्स के असेट बताता हूँ। सबसे पहला जो आता है वो होता है आपका क्या, फिक्स असेट, ठीक है, फिक्स असेट्स। और दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर करंट असेट होगा, ठीक है, करंट असेट। अब ये जो फिक्स असेट है ये भी फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टेंजिबल असेट्स। क्या बोलेंगे, टेंजिबल असेट्स। और दूसरा जो होगा आपका वो क्या होगा, इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है, इनटेंजिबल असेट्स। अब ये क्लासिफिकेशन है किसका, असेट का। बट असेट का मीनिंग आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पहला टाइप आता है वो फिक्स असेट का, उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है, जैसे कि टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट, अगर मैं बोलूँ आपको कि टेंजिबल असेट इज नथिंग बट, ये आपका ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, उन्हीं को क्या बोलते हैं, टेंजिबल असेट। बिकॉज अब देखिए ये एग्जाम्पल थोड़े डिफरेंट है, बिकॉज ये किसके एग्जाम्पल है, ये इनटेंजिबल के एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल है, इनटेंजिबल के। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कि भाई टेंजिबल असेट क्या होता है, ठीक है, टेंजिबल असेट क्या होता है, व्हाट इज टेंजिबल असेट। तो मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज और सिंपल वर्ड में बताता हूं, दैट कैन बी टच और सी विद द नेकेड आई, मतलब कि जिसको आप क्या कर सकते हो, फिजिकली हैंड से टच कर सकते हो और अपने आंखों से देख सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल असेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरे टर्म की बात करते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पर बहुत सिंपल है, जिसमें मैंने टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, है ना, एंड एक्सेट्रा, ठीक है।
ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? टेंजिबल एसेट्स के हैं। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपको, तो यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका है इनटेंजिबल एसेट्स। दूसरा एग्जाम्पल आपका, सॉरी दूसरा टर्म इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट, ओके। तो ये जो इनटेंजिबल एसेट्स है, इन इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब ये होता है that cannot be touched by a hand और that cannot be seen with the eyes, ओके। मतलब आप इस इनटेंजिबल एसेट्स को ना ही देख सकते हो और ना ही फिजिकली हैंड से टच कर सकते हो। तो सिंपल आपको मैं ये बताता हूँ कि इनटेंजिबल का अगर एग्जांपल देखो, टेंजिबल एसेट्स का मतलब वही होता है लैपटॉप, कंप्यूटर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, ये सारी चीजें जो है वो क्या है? टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल है। लेकिन इनटेंजिबल एग्जांपल जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। जैसे पहले एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ जिसका नाम क्या है? गुडविल, ठीक है। अब गुडविल का बेसिकली मीनिंग ये होता है रेप्यूटेशन। क्या होगा? रेप्यूटेशन। अब सोचिए कि गुडविल का मतलब क्या होता है। तो लोग बहुत सारे जब टर्म्स आते हैं, तो जैसे लोग बोलते हैं कि गुडविल जो है वो किस टर्म में आता है? कैश के टर्म में आता है जब भी बिजनेस में आएगा। तो सबसे पहले ये क्लियर आप कर लीजिए कि गुडविल को ना ही आप टच कर सकते हो और ना ही आप उसको देख सकते हो। यू हैव जस्ट फील। अब आप इसको सिर्फ क्या कर सकते हो? गुडविल को फील कर सकते हैं। तो फील करने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको मैंने अगर एक ऑफर दिया कि अगर आपको एक ब्रेकफास्ट करना है तो आप कहाँ पर जाओगे? तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक नॉर्मल बर्गर की दुकान है, एक नॉर्मल बर्गर की शॉप है, और दूसरा एक है आपके सामने यहाँ पर मैकडी, ठीक है, मैकडी। तो अगर मैं आपको बोलूँ, चॉइस देता हूँ कि आपको नॉर्मल बर्गर की शॉप पे लंच करना है या ब्रेकफास्ट करना है या मैकडी के यहाँ पर जाके करना है, तो सबसे सिंपल ये हो जाता है कि आप सोचते हो क्यों हम लोग नॉन ब्रांडेड जगहों पे जाएं, सबसे अच्छा क्या होगा? ब्रांडेड प्लेस होगा। क्यों? आपके माइंड का जो गेम है वो किस तरीके से काम करता है कि जो चीज़ें ब्रांडेड है, जो फेमसली नोन है, तो उस चीज़ों के पीछे हम लोग क्या करते हैं? चॉइस रखेंगे। तो सबसे पहले इसके पीछे चॉइस करने का मोटिव जो होता है, ये क्यों होता है? बिकॉज इन्होंने अपने इतने सालों की सर्विस में क्या किया हुआ है? अपने गुडविल को मेंटेन किया है। किस तरीके से? अच्छे प्रोडक्ट्स देने से। उनकी क्वालिटी बेस्ट होती है, क्वांटिटी बेस्ट होती है, सर्विसेज बेस्ट होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है? इनका गुडविल काफ़ी ज़्यादा, इनका रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने की वजह से हम लोग चॉइस क्या करते हैं? हमें मैकडी में जाना होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा इसी इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, जिसे बोला जाता है कॉपीराइट। क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। अब इस वर्ड कॉपीराइट का मीनिंग क्या होता है? कॉपीराइट मीन्स क्या कि जैसे आपने क्या किया, समझिए कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपने सूर्यवंशम मूवी देखी होगी, ठीक है, या किसी भी मूवी की बात कर लें, बट एग्जांपल आपको सूर्यवंशम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे सूर्यवंशम मूवी जो है ये हमेशा कहाँ पर ऑपरेट होता है? सोनी चैनल के ऊपर। इसका कारण कभी आपने सोचा है कि क्यों ये सोनी चैनल के ही ऊपर आता है, और वो भी वीक के अंदर आपको 2 से 3 बार आ जाता है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि आप ये जो सूर्यवंशम मूवी है, इस सोनी चैनल ने क्या किया है? एक 100 ईयर्स के लिए, क्या एक 100 ईयर्स के लिए इस मूवी के सारे कॉपीराइट्स क्या करके रखे हुए हैं? बाय करके रखे हुए हैं। क्या करके रखे हैं? बाय। अगर इन बिटवीन दैट पीरियड अगर कोई दूसरा चैनल इस मूवी को अपने चैनल के ऊपर ऑपरेट करेगा, तो उसके ऊपर सोनी चैनल क्या करेगा? कॉपीराइट का केस डाल सकता है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था, हो सकता हो एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। समझिए कि अगर मैं किसी ब्रांड को कॉपी कर लेता हूँ तो वो मेरे ऊपर क्या कर सकता है? कॉपीराइट का केस डाल सकता है। तो ये भी चीज़ें जो होती है, ये कौन सी चीज़ें होती है? ये इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स सीखने के मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके एसेट्स के टाइप्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? एक्सपेंसेस की। ठीक है, तो अब दूसरा जो टर्म है आपका वो कौन सा होगा? एक्सपेंस के लिए होगा। मैंने बताया यहाँ पर एक्सपेंस टर्म। ठीक है, अब एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा। ठीक है, खर्चा। तो इसके 2 टाइप होते हैं। अब एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पर, पहला एग्जांपल लिखा वेजेस, ठीक है, फिर सैलरी, ठीक है,
फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद और कैरीज चार्जेस, ठीक है। ऐसे जो चीजें होती हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब इसके जो दो टाइप है, तो उनमें जो दो टाइप है, सबसे पहला जो टाइप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलोगे आप लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो एट द टाइम ऑफ, कब इनको खर्च कब किया जाता है, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। कब खर्च किए जाएंगे, प्रोडक्शन के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको समझाने के लिए आपको सबसे पहले सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, तो जब भी आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वेजेस जो होता है, मतलब जिसको हम लोग मजदूरी बोलते हैं, तो आपके फैक्ट्री में अगर लेबर्स काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वेजेस लेकर जाएंगे, मतलब मजदूरी लेकर जाएंगे। दूसरा ये होगा एग्जाम्पल कि आप अपने फैक्ट्री का क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, है ना। ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ही आएगा। अब समझिए कि अगर मैं यहाँ पर आपको फैक्ट्री के रेंट की बात कर रहा हूँ, वेजेस की बात कर रहा हूँ, फिर अगर आपने इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया तो वो भी एक्सपेंसेस आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस होने के बाद मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो दूसरा टाइप है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा एक्सपेंस जो आफ्टर द प्रोडक्शन खर्च किया जाए। क्या किया जाए, आफ्टर प्रोडक्शन, ठीक है। आफ्टर प्रोडक्शन मतलब क्या, आपकी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के बनने के बाद, मतलब बेसिकली अगर बोलूँ तो क्या, फिनिश गुड्स पे जो भी आप काम करेंगे या जो भी खर्च करेंगे फिनिश गुड्स के ऊपर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए अगर सोचो कि आपने एक पेन बनाया, अब इस पेन को आपने जब भी फैक्ट्री में बनाया और जब उस टाइम पे जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह, कैरेज इनवर्ट, जो भी आपने सामान इधर से उधर फैक्ट्री में लेकर आए, या फिर आपने फैक्ट्री का रेंट भरा, वो सारी चीजें आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलता है कि जब ये पेन आपका रेडी हो जाता है, ये पेन रेडी होने के बाद अब इस सेल पर्सन रखोगे ताकि ये प्रोडक्ट सेल कर सके कोई, ठीक है। तो ऐसे जो मंथली आप बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर क्या, सैलरी अकाउंट। क्या होता है, सैलरी अकाउंट। जब आप देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप वेजेस पे कर रहे थे, तो वेजेस तो आप डेली बेसिस पे दे के आप उसको फिनिश कर दोगे, लेकिन सैलरी जो है ये आपको कब दिया जाएगा, ये मंथली बेसिस दिया जाता है। कब दिया जाएगा, मंथली। या तो फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऑफिस का रेंट भर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप ऑफिस का रेंट भर रहे हो, तो ये भी क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। या फिर आप क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉइज को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रहे हैं, वो भी क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। या फिर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। दूसरा, आप यहाँ पर टेलीफोन बिल भी भर रहे हैं, वहाँ पर वो भी क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आते हैं। ओके, नाउ अगर मैं आपके लायबिलिटी की अगर बात करता हूँ, तो लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कर्ज। क्या होगा, कर्ज। अब ये लायबिलिटी में सबसे पहला जो चीजें होती है, ठीक है, तो लायबिलिटी में मैंने थर्ड टर्म की बात की है, लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कर्ज, ठीक है। तो इसमें कर्ज, इसमें दो टाइप की लायबिलिटी होती है। सबसे पहला एक होता है जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगा। क्या होगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है। और दूसरा एक होता है आपका क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब भी आप शॉर्ट टर्म की बात करोगे तो ये क्या होगा, ये विद इन 1 ईयर, मतलब विद इन 1 ईयर, या आपका जो भी लोन प्रोसीजर, जो भी लायबिलिटी होगी वो आप क्या कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म होता है, इसका मतलब ये कि आफ्टर क्या, आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम लेगा ये आपके लायबिलिटी को कंप्लीट करने में। जो भी आपका कर्ज होगा उससे अगर 1 साल से ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है किसी भी, समझो आपसे डेटर से पैसा बाकी, सन्ड्री डेटर से, मतलब आपके कस्टमर से पैसा बाकी है, तो आपको वो क्या करेगा, विद इन
सम डेज के बाद वो रिटर्न दे देगा, है ना। ऐसे बहुत सारे, जैसे आपने एक फ्रेंड से अपने पैसे लिए हुए हैं तो छोटे से टाइम के पीरियड के अंदर क्या होगा, आपका वो पेमेंट कवर अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा तो लगाएगा नहीं देने के लिए आपको। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, क्या है, मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब ये होता है क्या रखना, गिरवी रखना। समझिए कि आपने एक घर को क्या कर दिया, आपने लोन के लिए मॉर्गेज कर दिया बैंक में या फिर किसी भी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर। तो यहाँ पर आपने मॉर्गेज कर दिया, मतलब कि हो सकता हो इसकी प्राइस अबाउट 50 लाख हो, ठीक है। अब अबाउट 50 लाख रुपीस है तो क्या आप ये विद इन 1 ईयर इस लायबिलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सो आप लोगों को ये जितने भी टर्म्स मैंने बताए शायद आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग टैली के जो इंटरफेस है, टैली के अंदर अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं इसी वीडियो में क्या करूँगा, बताऊँगा और गाइड करूँगा। थैंक यू।